नमस्ते दोस्तों। कहा जाता है कि जिंदगी में इतने सफल हो जाओ कि आपका मजाक उड़ाने वाले आपको झुककर सलाम करें। तो ये सब जो प्रेरणादायक वाक्य हैं, मोटिवेशनल वाक्य है, बस इसलिए है कि आपके जो प्रिपरेशन है, तैयारी हो रही है किसी भी एग्जाम की, उसके लिए हमेशा जुझारू रहें। ठीक है, हमेशा मोटिवेटेड रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डेट है 22 दिसंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो आज का पहला आर्टिकल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना से रिलेटेड। भारत में अभी कुछ राज्यों में देखा गया है कोरोना के लगातार केसेस बढ़ने लगे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो। तो इन कुछ क्षेत्रों में कोरोना के बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और इसमें कहा जा रहा है JN.1 जो वेरिएंट है कोरोना का, इसको सब वेरिएंट कहा जा रहा है। इसी का सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और ये जो है कहीं ना कहीं इसके पूर्वज से ही निकला है, जिसको BA.2.86 कहा जाता है। इसी के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है WHO के द्वारा, VOI। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि रुचि के प्रकार के रूप में नामित किया जा रहा है BA.2.86 को, जिसका जो सब वेरिएंट है उसको कहा जाता है JN.1। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं। और अभी लगातार जो है केसेस बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में आज का जो अभी का न्यूज है में जो लगभग भारत में लेटेस्ट केसेज हैं 594। आज के फ्रेश केसेज आए हैं और भारत में लगभग 2669 केस हो गए हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि पहले भी हम इसके प्रकोप को झेल चुके हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सतर्क रहना आवश्यक है और भारत को नए वेरिएंट के लिए जीनोम अनुक्रमण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, जो अभी संसद में सेशन चल रहा था, विंटर सेशन, उसी के बारे में कहा जाता है कि अशांत शीतकालीन सत्र जो है वो निर्धारित समय से एक दिन पहले समाप्त कर दिया गया। तो इसमें सबसे मुख्य बात जो कहा गया है, साइन डाई। साइन डाई जो होता है स्पीकर के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा समय से पहले अगर सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है साइन डाई। और भी कुछ टर्म्स को हम लोग पढ़ लेंगे, जैसे संसद के सत्र कब बुलाए जाते हैं। जैसे संसद का सत्र जो है आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85 के द्वारा बुलाया जाता है और सबसे पहले शुरुआत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि संसद का आह्वान कौन करता है, स्थगन कौन करता है। ठीक है, उसके बाद अजर्नमेंट साइन डाई, उसी को कहा जाता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन, मतलब कि जिसका डेट और टाइम निश्चित नहीं होता है। जैसे कि आज समाप्त होना है लेकिन कब होगा पता नहीं, और इसको समाप्त कर दिया गया इस सेशन को, इसी को कहा जाता है साइन डाई। तो ये टर्म याद रखिए क्योंकि ये न्यूज़पेपर में लगातार आ रहे थे। ठीक है, आज के बहुत से न्यूज़पेपर में थे, इसी के लिए ये टर्म इंपॉर्टेंस रखता है खास के यूपीएससी के लिए, क्योंकि इस तरह के टर्म जो होते हैं 2-3 महीने बाद लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है, लोकसभा ने पास कर दिया है सीई, मतलब कि CEC मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और EC इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का जो पैनल बनाने की बात की जा रही थी, उसका जो बिल है उसको पास कर दिया है। ठीक है, CEC और EC मतलब कि इलेक्शन कमीशन नियुक्ति पर लोकसभा ने बिल पास कर दिया। मेनली जो है इसका जो इलेक्टिंग पैनल है उसमें पहले जो था लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, और दूसरा जो थे प्रधानमंत्री, और तीसरा जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसी को हटाकर अभी वर्तमान समय में एक कैबिनेट मिनिस्टर को तीसरा मेंबर बना दिया गया है इसके पैनल का, जो नियुक्त करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, तो इसी पे पूर्णतः विवाद है कि अगर कोई भी रूलिंग पार्टी, उसका अगर 2 मेंबर होगा तो कभी भी निष्पक्ष रूप से कोई भी इलेक्शन कमिश्नर नहीं चुने जाएंगे। यही पूरा मुद्दा था। ठीक है, तो उसके भी विस्तार से पढ़ लेंगे। उसका जो अगला आर्टिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कहा जाता है कि क्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाई जानी चाहिए। इसकी शुरुआत जो हुई, इस विचार की शुरुआत जो हुई 26 नवंबर को हुई, जब भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के समारोह में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की आह्वान की। उसी समय से ये जो मुद्दा है तेज हो गया है कि भारत में जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को शुरू करना चाहिए। इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको पूरे के पूरे हम लोग मेंस के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको बनाने में कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही है। ठीक है, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो कोरोना का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है भारत में, उसको नियंत्रित कैसे करेंगे और कौन कौन से वेरिएंट है जो वर्तमान समय में फैल रहे हैं। तो कई देशों में जो कोविड 19 के
उप संस्करण मतलब कि सब वेरिएंट इसको कहा जाता है, JN.1 के मामले बढ़ने के साथ WHO ने मंगलवार को इसे अपने पूर्वज, तो इसी से फैराइसी का फैमिली है BA.2.86, तो याद रखिएगा इसी से अलग इसी को रुचि के प्रकार के रूप में कहा गया है, ठीक है। इसी को नाम दिया गया है जिसे आमतौर पर पेरोल के रूप में भी जाना जाता है। तो JN.1 और BA.2.86 संस्करण का वंशज है जिसे आमतौर पर पेरोल भी कहा जाता है, और यह बिल्कुल नया नहीं है, इसी से ये पुराने वेरिएंट से ही थोड़ा सा मॉडिफाई होकर आया है, ठीक है। और इस वेरिएंट का पहला मामला जो है सितंबर में यूएसए में आया था, और वैश्विक स्तर पर पहला मामला इस जनवरी की शुरुआत में पाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। जबकि JN.1 में पिरोला की तुलना में स्पाइक प्रोटीन पर केवल एक अतिरिक्त उत्परिवर्तन होता है। यह शोधकर्ताओं की निगरानी सूची में है, क्योंकि पिरोला जो है उसमें स्पाइक प्रोटीन 30 से अधिक उत्परिवर्तन होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। मेनली जो है उसके जो वेरिएंट थे वो बस ध्यान रखने की बात थी, उसी समय ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। तो नए कोविड-19 का जो उप वेरिएंट है उसी कारण समाचार पत्रों में देखा गया है ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है, किसी वेरिएंट को WHO द्वारा VOI के रूप में मतलब कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित किया जाता है यदि यह अन्य प्रचलित वेरिएंट की तुलना में वृद्धि का लाभ दिखाता है, मतलब कि ज्यादा तेजी से ये अपने स्थितियों को चेंज करता है, अपने संरचना को चेंज करता है, ठीक है। जिसका अर्थ है कि कुल मामलों की संख्या में किसी वृद्धि के साथ इसका अनुपात भी बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद किसी वेरिएंट को, जो दूसरा स्टेटमेंट है, किसी वेरिएंट को VOI के रूप में मतलब कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित किया जा सकता है यदि इसकी विशेषताओं को बदलने की भविष्य मतलब कि ऐसा लगता है उसके संरचना से कि भविष्य में और इसमें चेंजेस आ सकते हैं, या फिर जाना जाता है जैसे कि संचरणशीलता, विषाणु, एंटीबॉडी या फिर उपचार या फिर निदान के लिए संवेदनशीलता, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो VOI का दर्जा दिया जाता है WHO के द्वारा। उसके एक बार VOI के रूप में नामित होने के बाद WHO इसके वैश्विक प्रसार की निगरानी करता है, ये एकदम सही है, ट्रैक करता है, और निकाय अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम का आकलन भी करता है और आइसोलेट्स को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, VOI इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें जो है कल के दिन ही विंटर सेशन जो है भारत के पार्लियामेंट का समाप्त हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई, लगभग 146 MPs को सस्पेंड किया गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिला के। ये बहुत ही दयनीय स्थिति था, लोकतंत्र के सिद्धांतों का यहाँ पे पूर्णतः मजाक उड़ाया गया है। जिस तरह से 18 बिल देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी लिखा गया है इस आर्टिकल में 18 बिल पास किए गए इस सेशन में, विंटर के सेशन में, और उसमें लगभग 146 MP जो थे वो एब्सेंट थे। तो ये कहीं ना कहीं पूर्णतः अप्रासंगिक है अगर लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो, ठीक है। तो इसे सुधारने की आवश्यकता है, क्या समस्याएं हैं उसे पहले सुधारने की आवश्यकता थी। यह स्पीकर की जिम्मेदारी थी कि जो भी बिल पास हो रहा है वो एक निष्पक्ष वार्तालाप के बाद हो, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली जो ये टर्म है, इसी के कारण ये जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइन डाई, तो एक जो टर्म आ गया इसी कारण पूरा आर्टिकल अब हम लोग को टर्म वाइज डिस्कस करेंगे। तो साइन डाई जो एडजमेंट होता है ये मेनली जो होता है बिना डेट और टाइम बताए हुए लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और इसके बारे में बहुत सी चीजें जान लेते हैं, जैसे कि संसद का सत्र जो है, संसद को बुलाना संविधान के अनुच्छेद 85 के प्रावधानों के अनुसार संसद का सत्र बुलाया जाता है। तो संसद का सत्र बुलाने की जो शक्ति है वो रूलिंग पार्टी के पास, सरकार के पास है, और यह निर्णय जो है वो संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा ऑफिशियली बुलाया जाता है संसद के सत्र को, ठीक है। उसके बाद भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है कि 3 बार सेशन होगा या 4 बार सेशन होगा, बस इतना ही संविधान में लिखा गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 माह से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे लंबा बजट सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है, और ये बस मान्यता है, ठीक है, ये परंपरा के अनुसार माना जाता है। संसद, जैसे यहाँ क्लियर लिखा गया है कि संसद की बैठक एक वर्ष में 3 सत्र के लिए होती है, लेकिन ऐसा संविधान में कोई भी प्रदान नहीं किया गया, ठीक है, संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया। तो दूसरा जो होता है सेशन वो अप्रैल के अंत या मई में होता है, और उसके बाद जो तीसरा सेशन होता है अभी जो दिसंबर के समय हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि संसद का आह्वान, समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, इंग्लिश में इसलिए लिख देता हूं कि बहुत बार क्या होता है ना कि इंग्लिश और हिंदी में
बहुत सी समस्याएं रहती है, खासकर यूपीएससी के क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आता है तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे जो संबंध संसद के लिए सभी सदस्यों को मिलने के लिए बुलाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो समनिंग होता है। तो राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यही बस मूल संविधान में हमारा लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। उसके बाद स्थगन क्या होता है, तो स्थगन से सदन की बैठक जो है वो समाप्त हो जाती है, जो अगली बैठक के लिए नियत समय पर फिर से बैठक करती है। स्थगन एक निर्दिष्ट समय जैसे घंटा, दिन या फिर सप्ताह के लिए होता है। यदि अगली बैठक के लिए कोई निश्चित समय या तिथि निर्धारित किए बिना बैठक समाप्त कर दी जाती है तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है, ठीक है। जो अभी हुआ, ठीक है, उसी जैसे ये जो बताया गया इसी को कहा जाता है साइन डाई। तो संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या फिर सत्रावसान या फिर विघटन, मतलब कि लोकसभा के मामलों में, द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो स्थगन जो होता है यह बैठक में कार्य को एक निर्दिष्ट समय के लिए निलंबित किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, स्थगन क्या होता है और अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई। दूसरे शब्दों में, जब सदन पुनः समवेत होने के लिए कोई दिन बताए बिना स्थगित होता है या स्थगन के साथ अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है, ठीक है। तो ये सब कारण है, याद रखिएगा। कुछ मूल्य टर्म थे, इसी के लिए हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। जैसे सत्रावसान हो गया, तो सत्रावसान एक सत्र के अंत है। सत्रावसान से सत्र अंत हो जाता है। सत्रावसान और पुनः संयोजन के बीच के समय को अवकाश कहा जाता है। तो सत्रावसान सत्र का अंत है, न कि सदन का विघटन। तो याद रखिएगा, सेशन का अंत है, न कि लोकसभा या राज्यसभा। राज्यसभा तो विघटित ही नहीं होता है, न कि लोकसभा का विघटन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्लियर यहाँ पे भी पॉइंट लिखा हुआ है कि लोकसभा विघटन हो सकता है, राज्यसभा का भंग नहीं हो सकता। और कोरम क्या होता है, तो कोरम से तात्पर्य है कि सदन की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी मौजूद होनी चाहिए। तो संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कोरम के रूप में सदस्यों की संख्या का 10वां भाग तय किया है कोरम के रूप में। तो याद रखिएगा, इस प्रकार लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए, ठीक है, जबकि राज्यसभा के लिए कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। कल ही जो है वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया। पहले ही इसे राज्यसभा से पास कर दिया गया था, ठीक है, अब ये राष्ट्रपति के पास गया है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगभग 146 एमपी जो हैं वो अपोजिशन में शामिल नहीं थे। और इसका जो मेनली जो मुद्दा था, यहाँ पे एक पैनल की थी। पहले जिस पैनल में 3 लोग थे, ठीक है, एक प्रधानमंत्री, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा जो थे वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हटाकर अभी वर्तमान समय में कैबिनेट मिनिस्टर कर दिया गया। और यहाँ पे एक और बात कही गई है, लॉ मिनिस्टर भी उसके स्थान पे हो सकते हैं, ठीक है। तो यही पूरा मुद्दा था जो पूर्णतः अप्रासंगिक है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री और कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर अगर 2 पैनल में एक रूलिंग पार्टी के होते हैं और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या फिर इलेक्शन कमिश्नर का। तो ये हमेशा से सोचने की जरूरत है और यहाँ पे कोई ना कोई आवश्यक कदम उठाने की है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त बिल पर विवाद क्या है, तो विधेयक पर बहस में भाग लेने वाले विपक्ष के सदस्यों ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया का विरोध किया। उसके कम से कम 97 सदस्य शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए कदाचार के लिए निलंबित कर दिए जा चुके थे। और शीर्ष अदालत ने फैसला सुना दिया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता की समिति द्वारा की गई सलाह के आधार पर की जाएगी। सदन में और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल होंगे। तो इसी पे मामला था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त किए गए मानदंड जो थे वो संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक लागू होंगे। तो इसी कारण संसद ने कानून बना दिया यहाँ पे। जब पहले जो था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे पैनल में, लेकिन अभी वर्तमान समय में हटा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। उन्होंने कहा कि हम इसी उद्देश्य से कानून ला रहे हैं कि विधेयक में संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि सर्च कमेटी का नेतृत्व कैबिनेट सचिव के बजाय कानून मंत्री करेंगे, ठीक है। ये पूर्णतः जो है वो रूलिंग पार्टी को ही हमेशा फायदा होगा इससे। अब आगे देख लेते हैं
इसमें विधेयक के प्रावधानों के अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और पैनल में 3 सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर और विपक्ष के नेता। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्णतः जो है अप्रासंगिक है और कभी भी इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। उसके बाद विपक्ष के अनुसार संशोधित विधेयक से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में यस मैन, क्लियर कहा गया ना कि उसी व्यक्ति को यहाँ पे ये पद दिया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जो झुकाव रखेगा रूलिंग पार्टी की ओर, क्योंकि चयन समिति के 3 सदस्यों में से 2 जो हैं वो रूलिंग पार्टी के हैं, और जैसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो रूलिंग पार्टी से हैं, और मात्र एक जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद विपक्षी सदस्यों ने इस संशोधन को पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र पर सबसे बड़े प्रहारों में से एक माना है। सही बात है, ये रियलिटी में सबसे बड़ी प्रहार है लोकतंत्र के लिए। और अगर कोई भी मेरे बात से सहमत नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि क्यों ये बहुत ही अच्छा फैसला है रूलिंग पार्टी के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन, जिसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे बहु सदस्यीय निकाय बना दिया गया। तो क्या ऐसा ही था? मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ केवल एक ही चुनाव आयुक्त थे या फिर 2 थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसके क्या सही उत्तर हो जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही गलत। क्यों? तो मूल रूप से जो चुनाव आयोग है उसमें केवल एक चुनाव आयुक्त था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधित अधिनियम 1989 के बाद से इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। तो ये याद रखिएगा, चुनाव आयुक्त संशोधित अधिनियम 1989 के बाद से चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया। और दूसरा स्टेटमेंट जो था, मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ऐसा नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के, तो यह ध्यान रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसी के समान हटाने की प्रक्रिया है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयोग के पास प्रति उम्मीदवार प्रचार व्यय, जो प्रचार लोग करते हैं चुनाव के समय, तो उसी का बात किया जा रहा है कि प्रचार व्यय की सीमा निर्धारित करने की शक्ति है। तो हाँ, शक्तियां है चुनाव आयोग के पास। और इसमें आंतरिक पार्टी, दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसमें आंतरिक पार्टी जो है वो लोकतंत्र और पार्टी बीच के विनियमन की जांच करने की शक्ति है, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। कि जो चुनाव आयोग है राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं है। चुनाव आयोग के पास आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को लागू करने और पार्टी के बीच के विनियमन की कोई भी शक्ति नहीं है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला मात्र सही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि शुड एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बी क्रिएटेड, मतलब कि क्या भारत में जो है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाई जानी चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। ये कहाँ से ये मुद्दा शुरू हुआ? तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने रविवार मतलब कि 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के संविधान दिवस, ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, उसी के समारोह में उद्घाटन भाषण के दौरान न्यायाधीशों की भर्ती की बात की और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का आह्वान किया। यहीं से यह मुद्दा शुरू हुआ, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने कहा कि यह हाशिए पर मौजूद सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर न्यायपालिका को विविधतापूर्ण बनाने में मदद करेगा, और राष्ट्रपति की टिप्पणी ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के निर्माण पर बहस शुरू कर दी। तो ये क्या है? तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है क्या? तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो है वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का निर्माण का एक सुधार है, जिसका उद्देश्य सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के स्तर पे न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रित करता है। जैसे कि यूपीएससी जो है वो नौकरशाहों के लिए है, एक केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है, उसी तरह और सफल उम्मीदवारों को राज्य कैडर में नियुक्त करता है। उसी तरह जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगा वो जिला के स्तर पे न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा, ठीक है। उसी तरह ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है वो भी केंद्रीय रूप से न्यायाधीशों की भर्ती करेगा और उन्हें राज्यों में नियुक्त करेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा ये फिगर था, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए, जैसे कि बेनिफिट्स क्या होंगे, तो अट्रैक्ट फ्रेश लीगल टैलेंट, ठीक है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन टू डिप्राइव्ड सेक्शन, ठीक है, जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, जो भी सप्रेस्ड व्यक्ति हैं, उनको फायदा होगा, वुमेन्स को फायदा होगा। इंक्रीज द जज टू पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है,
जितने भी जनसंख्या है उनके तुलना में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, उनके अनुपात में। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडजशन अक्रॉस द कंट्री, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद नीड फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए क्या क्या जरूरत है, तो ह्यूज वैकेंसी ऑफ जजेस एंड डिले इन रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऑब्जेक्शंस क्या क्या है, समस्याएं क्या है, तो डायल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, तो ये सारी चीजें चुनौतियां हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, तो संविधान का अनुच्छेद 312 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित करके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के निर्माण का प्रावधान करता है। राज्यसभा को उपस्थित और मतदान के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए एक प्रस्ताव अपनाना होगा, ठीक है। ये जो है वो संवैधानिक प्रावधान है। आगे कहा जाता है अनुच्छेद 312(3) में कहा गया है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में जिला न्यायाधीशों से कमतर कोई भी पद शामिल नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 236 में परिभाषित है। एक जिला न्यायाधीश में एक शहर सिविल कोर्ट न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, ठीक है, सहायक जिला न्यायाधीश, तो ये सारे न्यायाधीश पे अपॉइंटमेंट होगा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के द्वारा। उसके बाद निचली न्यायपालिका में न्यायाधीशों की जो भर्ती है वो वर्तमान प्रणाली क्या है, तो अनुच्छेद 233 के तहत, ये दोनों याद रखेगा, ठीक है। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्यों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 234 के अनुसार किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श, तो ये ध्यान रखिएगा जो भी जिला न्यायाधीश की बात हुई वहां पे उच्च न्यायालय से परामर्श किया गया और उससे नीचे के जो अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की बात की गई, तो यहाँ पे राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद ही उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला जो होता है वो उच्च न्यायालय होता है। अब आगे देख लेते हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की क्या आवश्यकता है, तो न्यायाधीशों की भारी रिक्तियां और भर्ती में देरी। देश भर में निचली न्यायपालिका में पदों पर बड़ी रिक्तियां हैं और निचली न्यायपालिका में लगभग 2.78 करोड़ मामले जो हैं वो लंबित हैं, तो इसका ज्यादा से ज्यादा निपटान हो पाएगा। उसके बाद प्राथमिक कारणों में से एक राज्यों द्वारा नियमित न्यायिक भर्ती परीक्षा आयोजित करने में भी अत्यधिक देरी होती है, तो ये भी एक कारण है। जिससे कि ऑल इंडिया जैसे यूपीएससी होता है, देख सकते हैं कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों का गरिमा अलग अलग है। यूपीएससी पे कभी दाग नहीं लगता है, लेकिन स्टेट पीसीएस पे लगातार दाग लगता है, जैसे वो बीपीएससी हो, चाहे वो झारखंड का हो, जेपीएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो। तो यही कारण है यहाँ पे कहा जाता है एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को बनाने की आवश्यकता है और अच्छी गुणवत्ता वाले न्यायिक अधिकारियों की कमी है। उसी कारण वर्तमान भर्ती प्रणाली के माध्यम से चयनित न्यायिक जो अधिकारी हैं उसी गुणवत्ता में लगातार गिरावट के कारण न्याय मिलने में देरी हो जाती है, तो यहाँ पे ये भी कारण है। उसके बाद राज्य सरकारों के पास वित्त की कमी है, तो इसी के लिए केंद्रीय स्तर पे एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की बात की जा रही है। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता, मतलब कि निचले स्तर और ऊपरी स्तर पर वर्तमान न्यायिक नियुक्तियां जो है वो व्यक्तिपरकता, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से ग्रस्त है। इसलिए भर्ती की एक तटस्थ और निष्पक्ष प्रणाली स्थापित करने के लिए देश की सामाजिक वास्तविकता और विविधता को प्रतिबिंबित करने की भी आवश्यकता है। तो इससे क्या क्या लाभ होंगे, जैसे कि नई प्रतिभा को आकर्षित करने में आसानी होगी। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में भारत के कानूनी पेश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए भर्ती एक पारदर्शी और कुशल पद्धति सुनिश्चित करेगा और न्यायाधीशों के लिए एक राष्ट्रीय सेवा जो कि जिला न्यायाधीशों के पद से कमतर नहीं होगा, जिसकी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष होगी, और युवा वकीलों के लिए इसके लिए आवेदन करने के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव भी होगा। ऐसे भी भारत में बेरोजगारी बहुत है, तो भर्ती प्रक्रिया में जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी। उसके बाद न्यायाधीश से जनसंख्या का अनुपात में वृद्धि होगी। मामलों की लंबित जो है वो निपटाने में भी आसानी होगी। उसके बाद पूरे देश में एकरूपता आएगी। कानूनों, प्रथाओं, मानकों में राज्य स्तर के मतभेदों को दूर करके निर्णय की गुणवत्ता और न्याय की वितरण को पूरे देश में एकरूपता आएगी, ठीक है। उसके बाद आपत्तियां क्या क्या है, यह मुख्य बात है। तो सत्ता के पृथककरण को कमजोर करता है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है उसके निर्माण से भर्ती प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण हटाकर राज्य न्यायपालिका पर नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाएगी, और यह जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा और अनुच्छेद 50 के तहत अनिवार्य शक्ति के पृथक्करण को कमजोर करेगा, ठीक है। और 13 उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से असहमत है, तो ये ध्यान रखिएगा, 13 उच्च न्यायालय जो है इस बात से असहमत है। भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। एक केंद्रीकृत भर्ती जो है
उस प्रक्रिया को संघवाद का अपमान और संविधान का द्वारा प्रदत्त राज्यों की शक्तियों द्वारा पर अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है। और वर्तमान समय में जो भी इस तरह के 18 बिल पास किए गए हैं, ये लोकतंत्र को बहुत आगे बढ़ा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे जैसे चुनौतियां दी गई, उसी की तरह एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अभी जो लोकसभा में देखा गया कि 18 बिल पास किए गए, उसमें लगभग 146 एमपी नहीं थे। तो ये भी तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मूल्यों को समाप्त कर रहा है। तो यहाँ पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद स्थानीय भाषा की समस्या भी उत्पन्न होगी, क्योंकि अखिल भारतीय जो भी जाएंगे उसे मोस्टली हिंदी और इंग्लिश पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश तक की अदालतों अपना कामकाज राज्य भाषा में करती है, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के अधिकारियों को स्थानीय भाषा के साथ खुद को ढालने में कठिनाई होगी। तो ये समस्या रहेगी, ठीक है, स्थानीय भाषा की, क्योंकि वो स्थानीय जो जितने भी सेशन कोर्ट होते हैं वहां पे मोस्टली जो है वो लोकल लैंग्वेज में ही काम होता है। तो स्थानीय कानून और रीति रिवाजों की समस्या भी होगी। लेकिन जितने भी कागजी कार्रवाई होते हैं वो तो इंग्लिश में ही होते हैं, सभी जगह होते हैं इंग्लिश में। तो उसी की बात है। तो यहाँ पे इससे भी कम परेशानी हो सकती है, बातचीत में परेशानी हो सकती है, लेकिन कागजी कार्रवाई में परेशानी नहीं होगी। उसके बाद स्थानीय कानून और रीति रिवाजों की समस्या रहेगी। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है वो राज्यों में स्थानीय कानूनों, प्रथाओं और रीति रिवाजों में व्यापक भिन्नता की समस्या को ध्यान में नहीं रख सकता। ये सारी चुनौतियां बताई जा रही है, ठीक है। आगे भी कुछ चुनौतियां बताई गई, जिससे कमजोर वर्गों के लिए भेदभावपूर्ण और अभिजात वर्गों की संभावना है। मतलब कि यहाँ पे कमजोर वर्गों के लिए दबाया जा सकता है, और अब जितने भी अमीर लोग हैं उनको बहुत जगह क्या होगा, न्याय का मनमाना तरीका अपनाया जाएगा। अगर वो अपराधी भी है तो उन्हें छोड़ दिया जा सकता है, ऐसा आपत्ति जताया जा रहा है। राज्य के अल्पसंख्यकों और पिछड़े समूहों का बहिष्कार किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा अगर होता तो यूपीएससी में जितने भी अधिकारी आते हैं स्टेट में, तो वो कहीं ना कहीं राज्य के अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों का बहिष्कार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद राज्य अधिकारियों के लिए प्रतिबंधित पदोन्नति के रास्ते, ठीक है, जितने भी राज्य के अधिकारी हैं उसके लिए जो है पदोन्नति के रास्ते जो है बंद हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद करियर की प्रगति पर अनिश्चितताएं आ जाएगी। उसके बाद कुप्रबंधित कानूनी शिक्षा समस्या, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी आपत्तियां बताई जा रही है राइटर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद तो आगे का रास्ता क्या देखा जाए, इसके समाधान के लिए क्या देखा जा रहा है, तो संसद द्वारा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के कार्यान्वयन से पहले विभिन्न संबद्ध हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने की आवश्यकता है, और नीति आयोग ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण का प्रस्ताव दिया है और निम्नलिखित सिफारिशें प्रदान की है। जैसे स्वतंत्रता, तो न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है उसके कैडर को प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट करना होगा। तो ये भी एक ध्यान रखिएगा, ये सब नीति आयोग का रिकमेंडेशंस है। उसके बाद नियमित परीक्षा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के परीक्षा का नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए, और भर्ती प्रक्रिया जो है वो समयबद्ध तरीके से, जैसे कि यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद प्रौद्योगिकी का उपयोग, न्याय में तेजी लाने के लिए नए नए नवीन तकनीक का उपयोग करने की बात की जा रही है। न्याय में तेजी लाने और तार्किक मुद्दों को कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस को लागू करने की बात की गई है, और भारतीय न्यायपालिका की संपूर्ण संरचना को पुनर्जीवित करने के लिए निचली न्यायपालिका की क्षमता और गुणवत्ता को महत्वपूर्ण बताया है, और जिसी के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा इस दिशा में सही कदम हो सकता है, ठीक है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब